हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। तो बायोकेमिस्ट्री की इस प्लेलिस्ट में हम कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ओके, तो प्लांट में स्टोरेज के रूप में स्टार्च का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, और ह्यूमन में एज वेल एज यू नो ग्लाइकोजन। ठीक है, और स्टार्च एक ग्रेन्यूल, तो ये ग्रेन्यूल्स के रूप में रहते हैं, तो इसके कारण इनको अलग कर सकते हैं सेल से सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से। ठीक है, और स्टार्च के बारे में देखते हैं डिटेल में। तो स्टार्च में भी दो पार्ट होते हैं, अल्फा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज अल्फा एमाइलोज में 1,4 लिंकेज वाला होता है ना, जो देखो मेरा आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ये 1,4 लिंकेज में लीनियर जो मेन श्रृंखला होगी ये है अल्फा एमाइलोज वाली। ठीक है, और जो ब्रांच्ड वाली होगी वो होगी एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, 1,6 बॉन्डिंग होगी अल्फा 1,6, तो हाईली ब्रांच्ड होती है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो 24 से 30 ग्लूकोज रेसिड्यू होंगे एमाइलोपेक्टिन में एक ब्रांच में। ठीक है, 24 से 30 ग्लूकोज आप बॉन्ड बना के रहेंगे एमाइलोपेक्टिन वाली चेन में। तो एमाइलोज हमें आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगी, जबकि एमाइलोपेक्टिन है वो अगर डिसोसिएशन हाइड्रोलाइज होगा तो वो रेड वायलेट कलर देगा आयोडीन के साथ। ठीक है, तो स्टार्च दो प्रकार से हाइड्रोलाइज हो सकता है। एक एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज से अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये एंजाइम 1,4 लिंक पर अटैक करेगा, 1,4 बॉन्ड पर हम कह सकते हैं। तो अटैक करके हमें ग्लूकोज और माल्टोज के फ्री रेसिड्यूज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है, सेलाइवा जो कि लार होती है, और पेनक्रेटिक जूस होता है उसमें। ठीक है, और बस। और दूसरा है बीटा एमाइलेज। ठीक है, बीटा एमाइलेज से क्या होगा, जो मेजरमेंट, जो मेजर प्रोडक्ट हमें माल्टोज है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एमाइलेज एंजाइम से अगर हम ट्रीट करेंगे तो जो भी बचेगा, जो भी हमें प्रोड्यूस होता है लास्ट में, तो उसे डेक्सट्रेंस कहते हैं। और तो अब हमने समझ लिया है कि जो एमाइलेज एंजाइम होगा तो वो एमाइलोज वाली जो 1,4 लिंक्ड वाली जो स्ट्रक्चर थी, मेन लीनियर स्ट्रक्चर, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। और एक एंजाइम और मैं आपको बताता हूँ, अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो हमने एमाइलोपेक्टिन देखी थी जिसमें 1,6 लिंक्ड थी, जो ब्रांच वाली जो स्ट्रक्चर थी उसको डाइजेस्ट करता है ये एंजाइम अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो अब एमाइलेज एंजाइम और अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज दोनों एंजाइम के कंबाइंड एक्शन से, दोनों एंजाइम मान लो एक साथ काम कर रहे हैं, तो एमाइलेज उसको एमाइलोज को डाइजेस्ट कर देगा, और ये 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एमाइलोपेक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये दोनों एंजाइम के कंबाइंड एक्शन से स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, एक बार और देख लो। ये मेन है जो 1,4 वाली एमाइलोज स्ट्रक्चर, और ये है एमाइलोपेक्टिन ब्रांच वाली। ठीक है, 1,6 यहाँ से ब्रांच पॉइंट से ये प्रोड्यूस होती है। अब आगे हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन, और ये आप सभी को पता है एनिमल सेल में स्टोरेज के रूप में ये रहती है, ग्लूकोज की पोलोसेकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट की, मोनोसेकेराइड यूनिट की। और काउंटर पार्ट ऑफ स्टार्च इन प्लांट सेल, मतलब जैसे कि ह्यूमन में हम ग्लाइकोजन होता है स्टोरेज के रूप में, सेम वैसा का वैसा है ना, काउंटर पार्ट मतलब सेम वैसा का वैसा प्लांट में स्टार्च होता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन एनिमल सेल में एनिमल में भी लीवर में सबसे ज़्यादा अबंडेड होता है, सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। ठीक है, 10% ऑफ लीवर में जो भी वेट होता है उसका 10% ज़्यादातर यही ग्लाइकोजन का ही होता है। ठीक है, और 1 से 2% स्केलेटन मसल होती है एनिमल में, उनमें ठीक है ग्लाइकोजन की होती है। और ग्लाइकोजन में ब्रांच पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, और एवरी 8 से 12 ग्लूकोज रेसिड्यू पे इसकी ब्रांच पॉइंट होती है, ब्रांचिंग होती है। ठीक है, एवरी 8 से 12, यानी कि जैसे कि ये स्टार्च है तो इसमें ये एक रेसिड्यू, ये दो रेसिड्यू, दूसरा ये तीसरा रेसिड्यू, ये मेन चेन का तीसरा रेसिड्यू है। ऐसे ही अगर 8वां रेसिड्यू आएगा, 8वां रेसिड्यू आते ही ऐसी ब्रांचिंग हो जाएगी उसमें। ठीक है, एवरी 8 पे, मतलब उसके बाद में 8वां जो फिर से आएगा और फिर से ब्रांचिंग उसमें हो जाएगी। तो ग्लूकोज हाईली ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, और
ब्रांचिंग लिंकेज भी इसमें भी ग्लाइकोजन में भी 1,6 होती है और मेन इसमें भी 1,4 होती है, ठीक है, सेम स्टार्च की तरह ही। और इसको आइसोलेट कर सकते हैं ऐसे डाइजेशन करके, किसके साथ, हॉट केओच सॉल्यूशन के साथ डाइजेस्ट करके हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 1,4 बॉन्ड और 1,6 बॉन्ड को स्टेबल रखेगा। और इसको हाइड्रोलाइज भी, इसको भी है ना हम ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज अल्फा एंड बीटा एमाइलेज से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्च में किया था वैसा का वैसा। और इसमें भी बीटा एमाइलेज से लिमिट डेक्सट्रिन बनती है, जैसे कि पहले बनी थी स्टार्च में, ठीक है। और आयोडीन के साथ रेड वायलेट कलर देगा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अदर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड देख लेते हैं। डेक्स्ट्रॉन किसकी है, डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट का पॉलीसेकेराइड है डेक्स्ट्रॉन। और फाउंड यीस्ट में और बैक्टीरिया में स्टोरेज के फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलग अलग ब्रांच पॉइंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओनली 1,6 होगा, ठीक है, 1,2 भी हो सकता है, 1,3 ब्रांच पॉइंट भी हो सकता है, 1,4 1,3 1,2 माने आप समझ गए होंगे। जैसे कि 1,6 ब्रांचिंग, इसमें 1,6 ब्रांचिंग क्यों है, ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि जैसे कि ये है इसका, इस ग्लूकोज रेसिड्यू का एक नंबर कार्बन ये है, ठीक है, इसका 1 नंबर कार्बन इसके 6 नंबर कार्बन पे, ये देखो ये 6 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये इसका 1 नंबर कार्बन इसके 6 नंबर कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये 1,6 लिंकेज है, ठीक है। तो जो हीस्ट में डेक्स्ट्रॉन है वो इसमें ये अलग अलग होते हैं, फिक्स नहीं है, 1,6 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, ठीक है। इसका 1 नंबर कार्बन इसके इस 3 नंबर के साथ भी अटैच हो सकता है, इस 2 नंबर के साथ भी अटैच हो सकता है। तो इसलिए इसकी या जो ब्रांचिंग पॉइंट है ये वेरी होती है, यानी अलग अलग डिफरेंट होती है, ठीक है, इन अलग अलग स्पीसीज, ठीक है। यीस्ट में अलग हो सकती है बैक्टीरिया, ठीक है, एंड अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग, ठीक है। और फ्रुक्टांस अलग, ये है डी फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड यूनिट का है पॉलीसेकेराइड, ये है होमोपॉलीसेकेराइड होता है, ये ओनली डी फ्रुक्टोज का ही बना हुआ होता है और प्लांट में पाया जाता है। और इनुलिन, और ये भी शायद फ्रुक्टोज का ही, हाँ, डी फ्रुक्टोज रेसिड्यू का, ये डी फ्रुक्टोज का ही ये पॉलीसेकेराइड है। और इसमें बीटा 2,1 लिंकेज होती है, ठीक है, बीटा 2,1 मतलब पहले वाले जो एक ग्लूकोज रेसिड्यू का 2 नंबर कार्बन दूसरे के साथ 1 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, इसका मतलब बीटा 2,1 लिंकेज, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट सेल वॉल। और आप सभी को पता है सेलुलोज की मोस्ट जो स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है, सेलुलोज की ही बनी होती है। और लीनियर पॉलीसेकेराइड है ये, बीटा 1,4 लिंकेज जो होती है इसमें, बीटा बीटा मतलब 1 नंबर कार्बन पे OH है वो ऊपर की साइड होगा, और ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं इसमें अल्फा है क्योंकि ये OH नीचे है, ठीक है, ये नीचे है ना, ये नीचे, तो इसमें अल्फा है। अगर हम उसमें बीटा की बात करें तो ये ऐसी स्ट्रक्चर ऐसे नीचे है ना, वो ऐसी ऊपर हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगी, तो इसमें ये 4 नंबर में जुड़ी हुई है ना, तो बीटा, हाँ, बीटा 1,4, ठीक है, वो ऊपर हो जाएगा, बस चेंज इतना ही होगा, ठीक है। बीटा 1,4 लिंकेज होता है इसमें भी, और लीनियर होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। और क्योंकि सेलवाल जो लकड़ी और जो कॉटन होती है उसमें प्योर है ना सेलुलोज ही होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें स्ट्रक्चरल पार्ट ही होता है, सेल वॉल का ही ज़्यादा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सेलुलोज कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं एनिमल्स, उनमें भी पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसको कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये ग्लूकोज की ही यूनिट देगा, ठीक है, ओनली डी ग्लूकोज की मोनोसेकेराइड यूनिट देगा। अगर पार्शियली अगर उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, सेलुलोज को, तो ये हमें सेलोबायोज जो कि डाइसेकेराइड होती है वो हमें प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, पार्शियली हाइड्रोलाइज करने पर, ठीक है, जिसमें जो है बीटा 1,4 लिंकेज ही रहेगी ग्लूकोज के बीच में, ठीक है। तो अगर सेलुलोज को हम पहले मिथाइलेटेड कर देंगे तो मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है, मिथाइलेटेड करने के बाद में उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, 2,3,6 ट्राई ऑर्थो मिथाइल ग्लूकोज प्राप्त होगा, जो कि क्या दर्शाता है, जो कि यह दर्शाता है कि इसमें कोई ब्रांच पॉइंट नहीं है, ठीक है। शो ओनली दैट ऑल इट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर 1,4, सारी की सारी जो लिंकेज है 1,4 ही है, और ब्रांच पॉइंट नहीं है 1,6 का, ठीक है, तो ये दर्शाती है।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है हायर पेपर में, ठीक है। तो कि दर्शाइए कि सेलुलोज में ब्रांच पॉइंट नहीं होते या ब्रांचिंग नहीं होती है, तो ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको पहले मेथाइलेटेड करने के बाद में हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें ब्रांच पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो सेलुलोज और स्टार्च में क्या डिफरेंट है, आप दोनों होमोपोलीसेकेराइड है दोनों, ठीक है। ग्लूकोज के ही मोनोसेकेराइड की यूनिट से बने हुए पॉलीसेकेराइड है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि जैसे उस स्टार्च में थी अल्फा 1,4 लिंकेज, लेकिन इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है, जिसके कारण जो एंजाइम है माइलेज, ठीक है, जो कि एनिमल्स में भी होते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो जो अल्फा और बीटा एमाइलेज है वो इसको जो देखते हैं हम अल्फा 1,4 लिंकेज उसको डाइजेस्ट करती है, लेकिन जो बीटा 1,4 लिंकेज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ये एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये था डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी दे रखा है कि जो कि बीटा 1,4 लिंकेज है जो कि सेलुलोज में है, वो जो एनिमल में जो कि जैसे कि एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ट्रैक में, डाइजेस्टिक ट्रैक में, तो वो एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है सेलुलोज को, तो इसलिए वो एनिमल फूड के तौर पर सेलुलोज को नहीं खाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने को ही ले लो यार, गाय गाय वगैरह तो ना, जैसे कि कागज़ हो गया उसको खा सकती है, और हम है ना ह्यूमन है ना कागज़ को कभी खाते थोड़ी है, उसमें सेलुलोज होता है, हम नहीं खाते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं सीक्रेट होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और काऊ में भी जो इंटेस्टाइन ट्रैक में बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि रूमेन में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और मोलिकुलर वेट सेलुलोज का यहाँ पे दे रखा है 50,000 से 25 लाख तक हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। 300 से 15,000 ग्लूकोज रेसिड्यूज हो सकते हैं किसमें, सेलुलोज में। 300 मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल, दो ग्लूकोज मोलिक्यूल, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो 300 से 15,000 तक अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग सेलुलोज की रेसिड्यू हो सकते हैं ग्लूकोज की, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा सेलुलोज में हमें ब्रांच पॉइंटिंग नहीं दिखती है, ब्रांचिंग नहीं है। तो जैसे कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग थी, तो वो ऐसे ग्रेनुलेज के अणुओं की तरह, मतलब गोल गोल बॉल्स की तरह हम कह सकते हैं, उसकी तरह रहते थे, लेकिन इसमें ब्रांचिंग पॉइंट नहीं है, तो वो लीनियर फाइब्रिल्स जो फाइबर होते हैं उसके समान होगी, तो वो ग्रेनुलेज की तरह नहीं होगी, ठीक है। तो फाइब्रिल्स की तरह होगी ये सेलुलोज, ठीक है, और वाटर में इनसोल्यूबल होगी, ठीक है। और उसमें भी लीनियर में भी लेयर हेमी सेलुलोज और पेक्टिन और इलास्टिन ये आपस में एक्सटेंसिन आपस में ये लेयरिंग करके रखते हैं, बॉन्डिंग बना के, ठीक है। तो हेमी सेलुलोज के रिलेटिव नहीं होता, जैसे नाम से लगता है, लेकिन रिलेटिव नहीं होता है। हेमी सेलुलोज पेंटोज होता है, ठीक है। और डी जाइलेंस देख लेते हैं हम, ये पॉलीमर ऑफ डी जाइलोज का पॉलीमर होता है डी जाइलेंस, ठीक है। बीटा 1,4 लिंकेज होती है इसमें भी। और पेक्टिन पॉलीमर होता है मिथाइल डी ग्लिक्टोपाइरेनेट के का पॉलीमर होता है, ठीक है, पेक्टिन। और जो एक्सटेंसिन है एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन इज अटैच कोवेलेंटली टू द सेलुलोज फाइब्रिल्स। जो एक्सटेंसिन है वो काउंटर पार्ट केलोजन का काउंटर पार्ट होता है, मतलब दोनों एक जैसे, केलोजन और एक्सटेंसिन ऑलमोस्ट समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो वुड में हमने देखा कि ज़्यादातर सेलुलोज होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो लिग्निन भी उसमें हिस्सा लेती है, ठीक है। 25% लिग्निन भी होता है, जो कि उसका ड्राई वेट का 25% होता है, ठीक है। और लिग्निन किसका पॉलीमर है, एरोमेटिक अल्कोहल का। तो ग्लूकोज के हमने फंक्शन पढ़ लिया है डिफरेंट, ठीक है। स्टोरेज के रूप में, सेल वॉल में और सेलुलोज सब पढ़ लिया है। और नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल वॉल्स, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए आपके क्लासमेट को, ठीक है। तो बाय बाय।